तो हम जेनेटिक एल्गोरिथम के फेसेस के बारे में देख रहे थे कि कौन कौन से फेस होते हैं। तो 5 फेसेस होते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के बेसिकली, जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन किस तरह क्रिएट करनी है, फिटनेस फंक्शन किस तरह हमने डिफाइन करना है, सिलेक्शन कैसे करनी है, क्रॉसओवर और म्यूटेशन, ये 2 ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करके हम अपनी फिटनेस जो होती है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इनिशियल पॉपुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है पहले सेशन में कि इनिशियल पॉपुलेशन जो होती है वो हर इंडिविजुअल जो होता है उसके सोल्यूशन जो प्रॉब्लम का होता है यू वांट टू सॉल्व, या फिर द प्रोसेस बिगेन्स विद अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। यानी कि जो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हम बिगेन करवाना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एन इंडिविजुअल इन characterized by a set of parameters or variables known as genes. Genes are joined into a string to form a chromosome. यानी कि जो जीन्स होंगे, नंबर ऑफ जीन्स, वो इकट्ठे जब मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम बना है, या वो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है। In a genetic algorithm, the set of genes of an individual is represented using a string in terms of an alphabet. Usually binary values are used, string of ones and zeros. We say that we encode the genes in a chromosome. तो इसको हमने डिटेल से देख लिया। तो यहाँ पे ये रेड जो आपको नजर आ रहा है एक इंडिविजुअल है, इसको हम जीन कहते हैं। और ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ नंबर्स जो हैं ये आपको क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आ रहे हैं। और ये टोटल जो सेट्स हैं 4 सेट्स हैं। जी सर, ये 0 यानी ये भी जीन्स है और 1 भी जीन्स है? ये 0 जीन्स है, इसके साथ 0 जीन्स है। ये 1 जो है अकेला अगर हम देखेंगे इसको जीन्स कहेंगे। यस सर। तो जिस तरह बायोलॉजी में कंस्ट्रक्शन होती है जीन्स की, वही हम कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम जो होंगे वो जीन्स का जो आपस में सेट बनाना, ये हम क्रोमोसोम कहेंगे। और पॉपुलेशन जो होगी, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो अब फिटनेस फंक्शन की तरफ आते हैं कि फिटनेस फंक्शन क्या होता है। द फिटनेस फंक्शन डिटरमिन्स हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू compete with other individuals. It gives a fitness score to each individual. The probability that an individual will be selected for reproduction is based on its fitness score. यानी कि फिटनेस फंक्शन जो होगा वो हम किसी भी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को, तो इसमें फिटनेस फंक्शन हम खुद से डिफाइन करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस किस्म का प्रॉब्लम है। तो अगर इस जो हम फिटनेस फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, अगर उस पर एरर रेट कम आती है तो ज्यादा फिटेस्ट उसको हम कहेंगे ये ज्यादा फिटेस्ट एलिमेंट, फिटेस्ट जो हमारा इंडिविजुअल है वो ज्यादा फिटेस्ट है, जो हमारा क्रोमोसोम है वो ज्यादा फिटेस्ट है। उसको हम जब नेक्स्ट जनरेशन यानी कि नेक्स्ट आइटरेशन में जब कंसिडर करेंगे, हम उन्हीं क्रोमोसोम्स को करेंगे जो कि ज्यादा फिटेस्ट होंगे इस फिटनेस फंक्शन की बेस पे। और इस फिटनेस फंक्शन का हम साथ साथ हर आइटरेशन में स्कोर जो है वो हम अपने पास उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। जिसका फिटनेस स्कोर अच्छा होगा उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगे। अब जो सिलेक्शन है, द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फेज इज टू सिलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स एंड लेट देम पास देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिलेक्शन हम किस बेस पे करेंगे? इसी बेस पे करेंगे कि अगर वो फिटनेस वैल्यू उसकी अच्छी आ रही है उन इंडिविजुअल्स की, तो उनको हम पास करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उन जीन्स को। अब 2 पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स आर, जिसको हम पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फिटनेस स्कोर्स।
हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये 4 सेट्स पड़े हुए हैं, अगर इन 2 सेट्स का, ये A3 और A2 का या A3 और A4 का फिटनेस स्कोर अच्छा है हमारे पास, तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट। इनको एज ए पेरेंट सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भेजना है, अपने जो पॉपुलेशन होगी उसको। तो वो किस तरीके से सिलेक्शन होगी? selected based on their fitness scores. Individuals with high fitness have more chance to be selected for reproduction. यानी कि जिन इंडिविजुअल्स की फिटनेस वैल्यू हाई होगी तो हम उनको यानी कि इसकी हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि अगर कोई टेस्ट होता है आपका, तो 100 बंदे टेस्ट देते हैं, लेकिन उसमें से इंटरव्यू के लिए चंद एक को बुलाया जाता है, 20 को बुलाया जाता है, वो उनके स्कोर्स की बेस पे, कि अगर उनके स्कोर अच्छे हैं तो उस बेस पे वो आगे निकल जाते हैं। बाकी इंडिविजुअल जो होंगे वो 80 इंडिविजुअल्स हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन है, नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा अगर इंटरव्यू है तो उसमें 20 जाएंगे, और 20 में से मैं भी इंटरव्यू में 15 एक रह जाएं, सिर्फ 5 रहें जो नेक्स्ट थर्ड आइट्रेशन में जाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यही प्रोसेस होता है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन क्या होता है? हमारा सोल्यूशन होता है। हमें सोल्यूशन वही चाहिए होता है जिसमें एरर रेट कम हो। एरर रेट हम किस तरीके से कम करते हैं कि मल्टीपल आइट्रेशंस के जरिए हम एक फिटनेस फंक्शन हमने खुद से लिखा होता है कि अगर इस चीज पे अगर ये हमारा जो पॉपुलेशन है वो पूरी पूरी उतरती है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। अब इसमें चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर जो होता है वो एक अहम किरदार अदा करता है यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर। Crossover is the most significant phase in a genetic algorithm. For each pair of parents to be mated, a crossover point is chosen at random from within the genes. तो हम एक, जिस तरह A1 और A2 दो इंडिविजुअल्स थे हमारे पास, दो क्रोमोसोम्स थे, उनको उन सेट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया एज ए पेरेंट। अगर हमने सिलेक्ट किया है तो हम क्या करेंगे? क्रॉसओवर पॉइंट एक लगा देंगे, यानी कि 3 जीन्स के बाद हमने क्रॉसओवर पॉइंट लगा दिया है। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर द क्रॉसओवर पॉइंट टू बी 3 एज शोन बिलो। अगर हमने क्रॉसओवर पॉइंट लगा दिया है 3 पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो क्रॉसओवर होगी क्या कि ये जो नीचे वाले जीन्स होंगे ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले जीन्स जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंजिंग द जीन्स ऑफ पेरेंट्स अमंग देमसेल्व्स अंटिल द क्रॉसओवर पॉइंट इज रीच्ड। यानी कि हम सेट ए में और बी में ये दो सेट्स हैं हमारे पास, नंबर इनमें जीन्स पड़े हुए हैं, हमने क्रॉसओवर लगा दिया है 3 पे। यानी कि 3 के बाद जो है वो हम इसमें चेंजिंग कुछ नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम हाफ में मतलब डिवाइड करके उसके दरमियान में क्रॉसओवर लगा देंगे। अगर 10 रही तो हम 5 के बाद नहीं, क्रॉसओवर पॉइंट हमने खुद डिफाइन करना है कि हम कितने बाद, हम 4 बाद भी क्रॉसओवर लगा सकते हैं, 2 के बाद भी लगा सकते हैं, अगर हमारा काम सही तरीके से फिटनेस सही आती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मतलब रैंडम कहीं भी लगा सकते हैं, हाफ रैंडमली हम लगा सकते हैं। मे बी हम अगर 4 या 5 के बाद लगाएं या टोटल 6 पे क्रॉस लगा लें, क्रॉसओवर पॉइंट लगा लें, तो क्या पता नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट्स हमारे बहुत बुरे आ जाएं। तो इसलिए हम क्रॉसओवर भी देख के लगाते हैं प्रॉब्लम्स। और सर A1 एक पेरेंट को और इधर शो कर रहा है A2 दूसरे को। जी, A2 जो है वो हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है और A1 जो है वो पहला क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। तो हमने इन दो पे क्रॉसओवर लगाना है। तो पहला क्रॉसओवर क्या होगा? ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ये 1 भी ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तब तक ये क्रॉसओवर चलता रहेगा
इन दो पेरेंट्स जीन्स के दरमियान जब तक हमारा जो पॉइंट है, क्रॉसओवर पॉइंट है जो कि हमारे पास 3 है, उस तक रीच नहीं कर जाता, पहुंच नहीं जाता, तब तक जो है वो क्रॉसओवर होता रहेगा। तो अब जो क्रॉसओवर के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन। A5 और A6 दो नई पॉपुलेशन बन गई हैं। किससे बनी है? A1 और A2 से। A3 और A4 हमारे पास पहले से मौजूद थे और A5 और A6 हमने नए जनरेट किए। A5 में क्या चीज आई है? पहले सारे जीरोस थे, अब पहले 3 पॉइंट्स पे हमारे पास 3 जीन्स जो पड़े हुए हैं वो 1 पड़े हुए हैं और 3 जीन्स जो हैं वो 0 के पड़े हुए हैं। और जो A6 है उस पे पहले 3 0 आ गए क्योंकि ऊपर से ट्रांसफर हुए हैं नीचे, A1 से A2 में ट्रांसफर हुए हैं जो कि A6 बनाया है उसने। और ये क्रॉस ओवर करने के बाद हमारे पास जो नए क्रोमोसोम बने वो ये बने। सर अगर हम एक्सक्यूज मी जी जी सर, ये हमारे पास 1 पॉइंट क्रॉस ओवर है, क्योंकि क्रॉस ओवर की तो 3 बेसिक टाइप है ना, 1 पॉइंट, मल्टी पॉइंट और यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर कर रहे हैं। 1 पॉइंट सर, वो जिसमें हम रैंडमली मतलब ए और बी जो होती हैं उन एरेज को आपस में रिप्लेस करते हैं, पेरेंट्स और बिल्कुल 2 चाइल्ड एरेज को। को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। और यहाँ पे ये जो हम स्ट्रिंग्स को किस तरीके से क्रॉस ओवर कर रहे हैं, स्ट्रिंग को क्रॉस ओवर करने के लिए ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, इसमें ABCDE पड़ा हुआ है, FGH पड़ा हुआ है, और जो पेरेंट B है 2 है उसके अंदर FGHABADBEA पड़ा हुआ है। तो हम जब क्रॉस ओवर करना चाह रहे हैं तो हम चेंज किसको करना चाह रहे हैं? BCDE को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम क्रॉसओवर पॉइंट्स जो होंगे इसमें हम इन 4 को क्रॉसओवर करना चाह रहे हैं। किसके साथ? ये पहले जो दूसरे से 5वें तक जो पहले पेरेंट के जो जीन्स हैं उनको हम क्रॉसओवर करना चाह रहे हैं। तीसरे के बाद जो क्रॉसओवर पॉइंट हमने लगाया है 4 जीन्स का, यानी कि इससे अगर हम 4 जीन सिलेक्ट करेंगे तो जो सेकंड पेरेंट होगा उससे भी हमने 4 जीन्स ही सिलेक्ट करने हैं और उनको रेंडमली कहाँ पे पुट करना है। तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ये बनेगा कि FGH उसी तरह रहा और ADB और E को हमने चेंज करके BCDE कर दिया है और A जो था वो उसी तरह ही एज इट इज पड़ा हुआ है। तो जब हम क्रॉसओवर अगर बाइनरी नंबर्स के साथ करना चाहते हैं वो भी इसी तरीके से होता है, और जो हम अगर किसी स्ट्रिंग्स को क्रॉसओवर करना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रिंग्स को भी, अगर हम कोई क्राइटेरिया डिफरेंट रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अगर 5 जीन्स को हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो 5 जीन्स को नीचे वाले जो पेरेंट होगा, पेरेंट 2, उसको भी, उसके भी हमने 5 जीन्स सेलेक्ट करने हैं कि हमने डिस्कार्ड या वो किसको करना है। तो नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब एक चीज आ जाती है यहाँ पे, क्रॉसओवर के बाद म्यूटेशन आ जाती है, क्योंकि क्रॉसओवर में अगर देखा जाए तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को अगर देखा जाए तो टाइम कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि हमने इंडिविजुअल्स पे जाके पेरेंट 1 को सिलेक्ट करना है और पेरेंट 2 को सिलेक्ट करना है और फिर उनकी जो लोकेशंस हैं उनको ट्रेस करना है और फिर दूसरे जो पेरेंट है उसकी लोकेशन को ट्रेस करना है और एक पेरेंट के जीन्स को दूसरे पेरेंट के जीन्स में एम्बेड करना है और फिर हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा। लेकिन म्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। इन सर्टेन न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, some of their genes can be subjected to a mutation with a low random probability. This implies that some of the bits in the bit strings can be flipped. कि अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है
जो कि आपको A5 नजर आ रहा है, इससे हम दूसरा क्रोमोसोम नहीं बनाना चाहते या किसी दो क्रोमोसोम्स को क्रॉसओवर नहीं करना चाहते, बल्कि हम म्यूटेट करना चाहते हैं, इसकी म्यूटेशन करना चाहते हैं। तो म्यूटेशन में सिंपली आप बिट्स को रेंडमली, नंबर ऑफ बिट्स को, ये भी नहीं करेंगे कि हम सारी बिट्स जो हैं उनको क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें और उन सबको फ्लिप कर दें। हमने कुछ बिट्स को जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिनको हमने रेंडमली फ्लिप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 0 0 0 है, तो हमने 1 1 को तो रहने दिया, लेकिन यहाँ पे रेंडमली हमने इन 3 बिट्स को सिलेक्ट कर लिया कि इनको हमने क्या करना है, फ्लिप करना है या म्यूटेट करना है। म्यूटेशन का मतलब ये होगा कि हमने उसको रेंडमली बिट्स को चेंज कर देना है। जो हमारे पास बिट नंबर 1, ये थर्ड नंबर पे जो एरे के अंदर बिट पड़ी हुई थी वो 1 थी, उसको हमने चेंज करके 0 कर दिया, और जो 0 थी उसको 1 कर दिया, और 0 थी उसको 1 कर दिया। यानी कि यहाँ पे फ्लिपिंग हम कर रहे हैं। जो भी बिट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं उनको हम 0 से फ्लिप करके 1 कर रहे हैं और 1 से फ्लिप करके 0 कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये म्यूटेशन का प्रोसेस होता है। जी सर, सॉरी टू से, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिस्टेक नहीं हो रही? क्योंकि अगर हम बिट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हम जस्ट सिंगल बिट को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं ना म्यूटेशन के बाद। और जो यहाँ पे ये काम हो रहा है इसको तो हम स्क्रैम्बल म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, जिसमें हम अपनी मर्जी से जितनी भी बिट्स चाहें उनको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ बिट्स को हम रेंडमली, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ बिट्स को हम चेंज कर रहे हैं, जी रेंडमली सर, चेंज कर रहे हैं। इसको स्क्रैम्बल म्यूटेशन बोलेंगे हम, फिर इसको बिट म्यूटेशन नहीं बोलेंगे। जिस तरह ये ऊपर मेंशन है ना हमारे पास, जी जी दिस implies that some of the bit in the bit string can be flipped। ये सर स्क्रैम्बल म्यूटेशन की एग्जांपल में आएगी बात, क्योंकि अगर हम सिंपल बिट म्यूटेशन की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें एट अ टाइम यानी हम कि सिर्फ एक बिट को चेंज कर सकते हैं। जी सर, एक बिट को चेंज, ये आप सर यहाँ पे काइंडली हमारा याद जो करें। मकसद है वो समझाना है कि म्यूटेशन वैसे होती क्या है। अगर हम उसकी डिटेल में जाते हैं कि स्क्रैम्बल जो म्यूटेशन है वो क्या है, या सिंपल म्यूटेशन, हम बिट म्यूटेशन क्या होती है, तो हम उसको भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअली हम इनकी डेफिनेशंस क्या कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो आइडिया है म्यूटेशन का वो ये होता है कि हम कोई नंबर ऑफ बिट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या एक ही बिट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें तो आप उसको फ्लिप कर दें। तो ये बेसिकली जो फ्लिपिंग का, म्यूटेशन का जो मकसद है वो यही होता है कि हमने रेंडमली चेंज करना है। बहरहाल उसकी डिटेल भी हम देख लेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं स्क्रैम्बल म्यूटेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिफोर म्यूटेशन एंड आफ्टर म्यूटेशन क्या हो रहा है, फ्लिपिंग हो रही है। The key idea is to insert random genes in offspring to maintain the diversity in population to avoid the premature convergence. For example, before mutation हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, FGH BCDE A पड़ा हुआ है। तो आफ्टर म्यूटेशन हमने H को M के साथ चेंज कर लिया है और A को N के साथ चेंज कर लिया है। ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो प्री मेच्योर कन्वर्जेंस आ रही होती है, अगर आपने, क्योंकि एरर की तरफ जाना होता है, जीरो एरर की तरफ जाना होता है, या फिर एक्यूरेसी की तरफ जाना होता है। अगर प्री मेच्योर कन्वर्जेंस आ जाती है कि 70% पे पहुंच के आप डायरेक्ट 50 पे आ जाते हैं, जो आपकी एक्यूरेसी रेट है, या एरर रेट जो आपका है वो 10 तक पहुंच के फिर 20 पे चला जाता है, तो इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं, कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम प्री मेच्योर कन्वर्जेंस कहते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं।
अब जो टर्मिनेशन क्राइटेरिया है इसका कि the algorithm terminates if the population has converged, does not produce offspring which are significantly different from the previous generation. Then it is said that the genetic algorithm has provided a set of solutions to our problem. ये टर्मिनेशन क्राइटेरिया है हमारा कि हमने offspring जो प्रोड्यूस किए हैं which are significantly different from the previous generation, then it is said that the genetic algorithm has provided a set of solution. अगर तो हमें उसने solution दे दिया है तो ये हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया होगा। जिस फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्मिनेशन क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि मेरी एरर रेट जो है वो 2 तक पहुंचे तो उसको टर्मिनेट कर दे, या फिर 0.01 तक पहुंचे तो उसको टर्मिनेट कर दे मेरा एल्गोरिदम। तो ये टर्मिनेशन जो क्राइटेरिया है वो हम खुद डिफाइन भी कर सकते हैं। तो जब तक एरर रेट जो नीचे नहीं आ जाती उस वक्त तक हमारे एल्गोरिदम्स के आइट्रेशन चलते रहेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्गोरिदम जितना कम आइट्रेशन करके ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो हम कहते हैं कि वो एक तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी फर्क पड़ता है, यानी कि वो कम से कम टाइम लेता है, और दूसरा ये होगा कि वो जल्दी हमें सोल्यूशन दे देगा। तो यहाँ पे इसका सूडो कोड देखते हैं कि स्टार्ट हम लेते हैं जनरेट एन इनिशियल पॉपुलेशन। हमने एक इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट की है जिस तरह हमने किया है। कंप्यूट फिटनेस कंप्यूट की है। अब रिपीट क्या चीज होगी? सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन एंड कंप्यूट फिटनेस अंटिल पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज। जब तक पॉपुलेशन जो है वो कन्वर्ज नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते रहेंगे, ये सारे प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और फिर स्टॉप क्राइटेरिया आ जाता है। ये सिंपल यानी कि इसके 4-5 पॉइंट्स हैं जिससे हम इस जेनेटिक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।